हाय दोस्तों, कैसे हो सब। आज की वीडियो में वी आर डिस्कसिंग आंसर टू द इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 2। पार्ट 1 आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड एंड यू कैन वॉच दैट ऑन माय चैनल एंड आई विल आल्सो अटैच उसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। सो आंसर्स टू इंटरव्यू क्वेश्चन में वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट क्वेश्चन आज का, दैट इज एक्सप्लेन द 5 स्टेप्स ऑफ इंडियाज 115। सो इंडियाज 115 के 5 स्टेप्स क्या हैं? दैट इज द रेवेन्यू रिकॉग्निशन 5 स्टेप्स मॉडल, जैसा कि आप देख रहे हो ऑन द स्क्रीन। सो स्टेप 1 इज मेरा आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कस्टमर्स। स्टेप 2 आइडेंटिफाइंग द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। स्टेप 3 इज टीपी डिटरमाइन करना, दैट इज ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन करना। स्टेप 4 हमारा एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। एंड स्टेप 5 इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना व्हेन योर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर सेटिस्फाइड। सो दीज आर द स्टेप्स, 5 steps on the basis of which हम revenue recognize करते हैं in our books of accounts। in detail में अगर आप जानना चाहते हो like what is contract, what is आपका performance obligations क्या है, TP क्या है, तो आप thorough study कर सकते हो India's 115 की। but for the purpose of answering this question you should know these 5 steps। now let's come to another question। so question number 2 is कि example where you use the 5 steps to recognize revenue। अगर आपको ये 5 स्टेप्स यूज करने हैं एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, किस तरह से करते हो? तो हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल से चलते हैं। जैसे सेल ऑफ गुड्स बाय ए टू बी अमाउंटिंग ₹1,20,000 एंड ए शैल डिलीवर सच गुड्स एट बी's प्लेस। तो ए जो है बी को एक तो गुड्स की सेल कर रहा है प्लस ए उन गुड्स की डिलीवरी भी कर रहा है। इफ वी गो विद यहाँ पर हमें 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दिखाई दे रहे हैं कि वन इज द सेल ऑफ द गुड्स एंड अदर वन इज द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। सो स्टेप 1 यहाँ पर हमारा क्या होता है इंडियस 115 का, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी रिगार्डिंग सच सेल। एंड कॉन्ट्रैक्ट वो जरूरी नहीं है कि वो रिटन होना चाहिए, वो ओरल भी हो सकता है। तो देयर एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक आइडेंटिफाइबल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो हमारा स्टेप 1 बोलता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। द स्टेप 2 हमारा है दैट इज आइडेंटिफाइंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस फुलफिल करनी है सेलर को, दैट इज ए को। तो ए की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस क्या है यहाँ पर? नंबर 1 इसकी गुड्स की सेल करना, सेलिंग ऑफ द गुड्स। एंड नंबर 2 यहाँ पर एक और एम्बेडेड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, दैट इज डिलीवरी ऑफ द गुड्स एट बी's प्लेस। तो वो एक सर्विस का नेचर ले लेती है यहाँ पे। देन आप स्टेप 3 पे आते हैं कि ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है। तो अगर हम अपने इनिशियल एग्जांपल में पढ़े, वहां पर मेंशन है कि 1,20,000 में ए शैल सेल सच गुड्स टू बी। सो दैट इज हमारा जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो 1,20,000 हो जाता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखते हैं तो। Then step 4 allocation of TP to performance obligations। तो ट्रांजैक्शन प्राइस को आप allocate करना टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। अब एज्यूम ये करता है कि भाई उन गुड्स की मार्केट वैल्यू है 1,32,000 एंड जो डिलीवरी सर्विस है अगर हम उसकी इंडिविजुअल वैल्यू एसरटेन करते हैं कि अगर ए की प्लेस से बी की प्लेस तक अगर हम कुरियर एजेंसी के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट कराते तो वो एजेंसी कितने पैसे लेती। सो लेट्स से दैट इज 12,000। ये इंडिविजुअल हमने वैल्यूज आइडेंटिफाई की। अब हमारा जो ट्रांजैक्शन प्राइस है हम इसको प्रोपोर्शनेट करेंगे ऑन दैट 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। तो टीपी फॉर सेल ऑफ गुड्स, अगर सेल ऑफ गुड्स के बेसिस के लिए बात करें, हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है 1,20,000। दैट 1,20,000 हैज टू बी प्रोपोर्शनेटेड इन द रेशियो ऑफ 1,32,000 टू 12,000। तो अगर उस रेशियो में आप डिवाइड करोगे अपना टीपी, देन फॉर सेल ऑफ गुड्स योर टीपी विल बी एलोकेटेड एट 1,10,000 एंड फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स 10,000। तो इस बेसिस पर ए अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा। नाउ step 5 is when to recognize the revenue। So when your performance obligations are satisfied, you can recognize the revenue in your books of accounts। So when the goods are delivered by A to B, then A अपनी बुक्स में revenue recognize कर लेगा। Simple। So ये बहुत ही simple and basic example मैंने लिया है। So in case if you have to give the example in, आपसे पूछ लेते हैं वो इंटरव्यू के टाइम पे, तो बहुत सिंपल एंड बेसिक एग्जाम्पल रखो। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करोगे ना उतना ज्यादा समझाना एंड एक्सप्लेन करना विल बी डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 3 है यहाँ पे हमारा, व्हाट आर द 5 कंडीशंस टू क्लासिफाई अ लीज एज फाइनेंस लीज। तो a lease is normally classified as finance lease if any of the following conditions are satisfied। 5 conditions में से कोई भी अगर एक satisfy जाती है, that's why I have highlighted any। सारी की सारी satisfy होना is not necessary। अगर कोई लीज का इन 5 में से कोई भी एक कंडीशन satisfy हो जाता है then आपकी वो लीज ऑपरेटिंग ना होकर फाइनेंस लीज बन जाती है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि at the end of the lease term आपका जो एसेट है that will be transferred to the lessee।
Number 2, the lessee has an option to purchase the asset from the lessor at below fair value. fair value से कम पे lessee के पास एक option है that वो purchase कर सकते हैं asset को. Number 3, the lease term is for a significant part of the asset's economic life, useful economic life. So let's say the useful economic life of the asset is 10 years और आपने उसको 8 years 9 years की लीज पर रखा है, तो एक मेजर पार्ट, उसकी जो टोटल लाइफ का एक मेजर पार्ट है वो आप ही यूज कर रहे हो उसको. Fourth one is present value of the future lease payments amounts to substantially all of the assets fair value. अगर आज की डेट के हम एसेट की उस fair value कैलकुलेट करें, fair value देखें एंड आज की डेट में हम present value of the future lease payment, लेट्स से आपकी fair value जो है 1 लाख है एंड आपका जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर लीज पेमेंट आ जाता है 95,000, तो सब्सटैंशियली वो पूरी फेयर वैल्यू कवर कर रहा है. या फिर फिफ्थ वन इज the leased asset is specialized in nature and may only suit the needs of the lessee without major modification. So इसका क्या सेंस है? इट्स सिंपल कि एसेट मैंने स्पेशल अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही बनाने के लिए दिया है एंड वो मेरा ही पर्पस फुलफिल करेगा, दैट इज लेसी का जो पर्पस है वही फुलफिल कर पाएगा. इस तरह का एक स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ इक्विपमेंट है, तो भी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हमारा लीज फाइनेंस लीज हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 इज कि व्हाई Ind AS 116 introduced when we already have Ind AS 17 for leases. So Ind AS 116 मैंने पहले भी बोला था that is important standard that you should know. and इसमें जो important ये एक चीज आती है कि ये क्यों आया, लाइक कि वाई दिस Ind AS केम इनटू पिक्चर, जब हमारे पास ऑलरेडी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था फॉर लीजेस दैट इज Ind AS 17, तो हम एक नया स्टैंडर्ड लाने की क्या जरूरत थी. तो देखो इनके जो डिफरेंसेस है उन्हीं से हमें पता चल जाएगा व्हाई इट वाज introduced. If we see the first one is Ind AS 17 classified the leases as finance lease and operating lease. Ind AS 116 does not make this distinction. ठीक है, तो one of the most important difference है इन दोनों के बीच में कि Ind AS 116 does not make the distinction between finance lease and the operating lease. Ind AS 116 primarily affects the accounting by lessees and will result in the recognition of almost all leases in the balance sheet. मतलब अब सिंस वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन दी ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज, ठीक है, एक तो ये चीज. एंड Ind AS 116 ये बोलता है कि भाई अब जितनी भी लीजेस हैं सारी की सारी लेसी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, मतलब इन दी बैलेंस शीट इंपैक्ट डालेंगे. यानी कि इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं ट्रीटमेंट ऑफ लीज की बात करूं तो ऑपरेटिंग और फाइनेंस का डिफरेंस नहीं किया जाएगा. एंड जो पहले हमारी ऑपरेटिंग लीज होती थी उसको भी फाइनेंस लीज की तरह ही ट्रीटमेंट किया जाएगा, मतलब एसेट रिकॉर्ड किया जाएगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड की जाएगी. दैट इज राइट ऑफ यूज एसेट अकाउंट हम डेबिट करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, टू लीज लायबिलिटी हम क्रेडिट करेंगे इवन फॉर द ऑपरेटिंग लीज. पहली बात तो ऑपरेटिंग और फाइनेंस का डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, मतलब ये वर्ड्स नहीं दिखेंगे अब हमारी बुक में कि ये मेरा ऑपरेटिंग लीज है ये मेरा फाइनेंस लीज है. कोई भी लीज होती है 1 साल 2 साल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वी विल रिकॉर्ड दैट in the balance sheet. ठीक है, so Ind AS 116 introduces a lessee accounting model that requires a lessee to recognize liabilities and assets for all leases unless the asset is of low value. So यहाँ पर एक पॉइंट है, एक तो एसेट की वैल्यू अगर लो है या फिर जो लीज है हमारी वो लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ तक का ड्यूरेशन है. ये 2 लीजेस ऐसी है दैट हैव बीन एक्सक्लूडेड, जिनको हम सिंपल P&L के थ्रू ही रूट कर सकते हैं. अदर देन दैट हमारी सारी की सारी लीजेस बैलेंस शीट के थ्रू ही रूट होंगी. तो इसका इम्पैक्ट देखो क्या, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ Ind AS 116 देयर विल बी अ बेटर पिक्चर इन द बैलेंस शीट ऑफ लेसी. अर्लियर द इम्पैक्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीजेस वाज शोन इन P&L account and balance sheet does not show the liability and asset arising due to operating lease. Even though my lease is operating nature, तो मैं क्या करती थी उसको P&L के थ्रू रूट कर देती थी, बिकॉज जो हमने अभी इसे पिछली स्लाइड में ये 5 कंडीशंस देखी फाइनेंस लीज वाली वो सेटिस्फाई नहीं हो रही. इस वजह से हम उसको ऑपरेटिंग मान लेते थे एंड हम उसको P&L के थ्रू रूट करते थे. उसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में ये नहीं दिखता था कि अगर 1 साल बाद उस लीज का इतना लायबिलिटी इनका होगा. ऑपरेटिंग लीज भी तो मुझे राइट टू यूज ऑफ एसेट देती है. अब सिंस वो कैटेगराइजेशन नहीं होगा, सिंस हमारी ईच एंड एवरी लीज विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, उसका इम्पैक्ट दिखेगा, तो ये एक बेटर पिक्चर डिराइव करेगी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो दैट इज द मेन रीजन जो Ind AS 116 केम इनटू पिक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ इंडियाज 116 आपका एसेट टर्नओवर रेशियो इन द लेसीज बुक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. सो एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स. अब ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ इंडियाज 116 lessee shall recognize right of use assets for all leases which will lead to increase in total assets. क्योंकि राइट ऑफ यूज एसेट्स जब वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा तो उसके जो टोटल एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे. अकॉर्डिंगली जब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो इफ वी सी द फॉर्मूला, एज पर द फॉर्मूला एसेट टर्नओवर रेशियो डिक्रीज होगा. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफर्ड रेवेन्यू, इट्स कंडीशंस, व्हाई वी रिकॉर्ड इट, इज इट अ लायबिलिटी और एन एसेट, और इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है फॉर राइटिंग ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू. तो सबसे पहले हम चलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू की डेफिनेशन से. Deferred revenue, simple and is also known as unearned revenue, refers to advance payments a company receives for products or services that are to be delivered or performed in future. Let's say मुझे कोई पर्टिकुलर गुड सेल करने हैं या मुझे कोई पर्टिकुलर सर्विस रेंडर करनी है इन दिसंबर 2022 में, जिसका पेमेंट मुझे आज ही मिल जाता है. तो ये एक एडवांस पेमेंट है. अभी मैंने सिंस वो सर्विसेज परफॉर्म नहीं करी है या फिर गुड्स की डिलीवरी नहीं करी है, सो आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज दैट रेवेन्यू इन माय बुक्स, इन माय P&L अकाउंट. तो अभी दैट मैं रेवेन्यू ना रिकॉग्नाइज करके मैं डिफर्ड रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. सो इट इज रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट. सो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्या ये लायबिलिटी है या ये एसेट है. तो ये एक लायबिलिटी है भाई, एडवांस पेमेंट मिला है, मेरी एक ऑब्लिगेशन अराइज हो गई है टू परफॉर्म दैट, एंड व्हेन आई विल परफॉर्म दैट ऑब्लिगेशन तभी मैं एलिजिबल होंगी टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इन माय बुक्स. So it is recorded as liability on the balance sheet since contractual obligations against such advance payment are yet to be performed. As the product or service is delivered over a period of time, it is recognized proportionately as revenue on the income statement. So इस लाइन का सिंपल मतलब ये है कि अगर आपका जो सर्विस है या फिर जो प्रोडक्ट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ना होकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि मंथ्स वाइज इंस्टॉलमेंट्स में, तो आप अपना रेवेन्यू भी इंस्टॉलमेंट्स में ही रिकॉग्नाइज करोगे, नॉट इन वन को. अब डिफर्ड रेवेन्यू टिपिकली तो एक करंट लायबिलिटी की तरह ही रिकॉर्ड होता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज द प्रीपेमेंट टर्म्स आर टिपिकली फॉर 12 months or less. However, if a customer made an upfront payment for services that are expected to be delivered over several years, the portion of the payment that pertains to services or products जो provide करेंगे हम after the 12 months from the payment date should be classified as deferred revenue under long-term liability section of balance sheet. तो वो हम non-current liability में लेके जाएंगे. नेक्स्ट इज जर्नल एंट्रीज ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू. सो व्हेन यू रिसीव द एडवांस पेमेंट तब आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड रेवेन्यू अकाउंट. यहाँ पे आपने अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर ली एंड दैट विल गो इन द बैलेंस शीट एज करंट और नॉन करंट लायबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन द टर्म. When your obligation is discharged, तो आपको अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है. Then you simply debit the deferred revenue account and you write off your liability and you will credit the revenue and recognize that in your books. So this is the entire treatment. Now next question is what is impairment loss and formula to calculate impairment loss. So मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल लिया है एंड डेफिनेशन लिखी है फ्रॉम इंडियस 36. आपको बहुत और डिटेल में इसको स्टडी करना है, सो यू कैन रेफर इंडियस 36 फॉर फर्दर क्लैरिटी. सो इफ वी गो विद द डेफिनेशन, सो इंडियस 36 क्या बोलता है, इम्पेयरमेंट लॉस वो अमाउंट है बाय विच कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और कैश जनरेटिंग यूनिट एक्सीड्स इट्स रिकवरेबल अमाउंट. अब इस डेफिनेशन से तो कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा भाई कि कैरिंग अमाउंट क्या है, रिकवरेबल अमाउंट क्या है. सो फर्दर हम आगे स्टडी करते हैं. रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट क्या होता है, it is the higher of its fair value less cost to dispose and value in use. अब value in use क्या है, so value in use is the present value of the future cash flows expected to be derived from an asset or cash generating unit. तो in simple words में अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. एक कंपनी है, उसके पास एक प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट सेट. वो प्लांट सेट उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 लाख रुपीस का रिकॉर्ड हुआ है. दैट इज ये हमारे हो गए कैरिंग वैल्यू, वो कैरिंग अमाउंट जिस पर मेरी बुक्स में अमाउंट जिस वैल्यू पर एसेट रिकॉर्ड है मेरी बुक्स में. अब टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाने की वजह से वो प्लांट हो गया ऑब्सोलेट एंड इस वजह से उसकी जो मार्केट वैल्यू है और जो फेयर वैल्यू है वो आज की डेट में 80,000 ही रह गई. लेट्स अज्यूम उसका वैल्यू इन यूज है 75,000. तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना रिकॉर्ड करेंगे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में,
अब यहाँ पे वैल्यू एंड यूज को मैं सिंपल टर्म्स में ये बोलूँ कि इफ आई एम मेरा अगर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है एंड मैं प्लांट जेड को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में यूज करती हूँ, तो इससे मैं कितने साल तक यूज करती, कितना इनकम जनरेट करती, उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, दैट इज द वैल्यू इन यूज। अगर मैं इसको मार्केट में आज बेचने नहीं जा रही हूँ बट इसको मैं अपने बिजनेस में यूज करती हूँ, मैं इससे कितना इनकम जनरेट कर लूंगी, उन प्रेजेंट वैल्यूज की अगर हम कंप्यूट कर देते हैं तो वो हमारा वैल्यू इन यूज निकल कर आएगा। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रिकवरेबल अमाउंट की, रिकवरेबल अमाउंट हमारा क्या होता है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू 80,000 और वैल्यू इन यूज है 75,000, तो इन दोनों का हायर हो गया 80,000, आर ए हो गया 80,000 का। एंड इम्पेयरमेंट लॉस का अगर बात करूँ, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स माइनस रिकवरेबल अमाउंट, दैट इज 1 लाख में से 80,000 माइनस करते तो 20,000 का मैं लॉस अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करूंगी एज एन इम्पेयरमेंट लॉस। So this was a sum of basic details about this. Now we come to next question. Next question is, what are the 3 activities under cash flow statement और उनके examples भी बताओ। तो हम 3 एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंस एक्टिविटी। यहाँ पर भी आप इंडिया 7 रेफर कर सकते हो फॉर मोर क्लैरिटी। वैसे अगर हम सिंपल डेफिनेशंस वाइज जाएं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज जो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज होती है एंटिटी की, एंड जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंस एक्टिविटीज में कैटेगराइज नहीं होती है, दैट आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो सिंपल कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, इफ आई एम इनटू बिजनेस, तो मेरा बिजनेस से जो भी सेल होता है उससे मेरा कैश कलेक्ट होता है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू वेंडर्स, सप्लायर्स, दीज आर ऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। Next, investing activities. So investing activities are those activities that are related to acquisition and disposal of long-term assets and other investments and not included in cash equivalents. ऐसे investments और cash equivalents, यहाँ पे other investments not included in cash equivalents, क्योंकि some liquid investments और short-term investments को हम cash and cash equivalents का part मानते हैं। तो for example, simple purchase and sale of investments, like अगर if we are running in a business and हमने किसी company के shares acquire कर लिए for investment purpose, debentures acquire कर लिए, that we will mention here, purchase or sale of building, plants, etc. So ये सब हमारा हो गया investing activities. Then financing activities. Financing activities are those activities that result in changes in the size and composition of contributed equity and borrowings of the entity. So issue and redemption of shares, repayment of loans, ये सारी चीजें क्लासीफाई हो जाएंगी as financing activities. अपने business को finance करने के लिए I need capital, I need loans. So all these are categorized into finance activities. So the last question is पार्ट 2 का वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्टमेंट जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है बट वील ट्राई टू अंडरस्टैंड। वर्किंग कैपिटल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं दैट ड्यूरिंग द पीरियड जिसमें होता है इन्वेंट्रीज में, ऑपरेटिंग रिसीवेबल्स एंड ऑपरेटिंग पेबल्स। सिंपल वर्ड्स में बोले तो एडजस्टमेंट्स इन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। सो व्हेन वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमें वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट चेंज करने पड़ते हैं बिकॉज वर्किंग कैपिटल इम्पैक्ट करता है हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो को। So, अगर हम इसका बात करें व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हमारा डिक्रीज करता है द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दैट इज इफ यू आर कैलकुलेटिंग द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सो इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आप माइनस करोगे, एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज इंक्रीजेस द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सो ये आप ऐड करोगे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल इतना सा है कि इंक्रीज इन द नेट वर्किंग कैपिटल रिड्यूस करता है कंपनी का कैश फ्लो बिकॉज कैश कैन नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पजेस। कैश हमारा ब्लॉक हो गया है इन डेटर्स, इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। दैट्स वाई इंक्रीज, अगर वर्किंग कैपिटल हमारा नेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है तो हमारा कैश फ्लो डिक्रीज होता है, वाइल अगर डिक्रीज होता है हमारा वर्किंग कैपिटल तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्रीज होता है, एंड दैट्स व्हाई वी डू दीज ट्रीटमेंट्स टू कैलकुलेट द एक्चुअल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। Okay guys, so these were the questions in part 2 and let me know if you have any queries. Till then, keep watching, keep learning and keep sharing. Bye bye and all the best.